My name is Raghuram Rajan and I do what I do. From that perspective, this has been a fantastic job. तो आज क्रेडिट पॉलिसी, रघुराम राजन की आखिरी पॉलिसी यानी रेग्जिट, इस पर हमारी खास कवरेज अंतिम बाजी में है। दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं मिहिर भट्ट, मेरे साथ मेरे सहयोगी वीरेंद्र हैं। और बाजार को भी अच्छा नहीं लगा आज इन्होंने आखिरी पॉलिसी पेश की। उसमें उन्होंने कुछ संकेत ज़रूर दिए कि अकोमोडेटिव स्टांस है, आगे भी जारी रह सकता है और जीएसटी से भी इनफैक्ट महंगाई बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। लेकिन वो रेट कट, एक एग्जिट गिफ्ट जिसकी उम्मीद थी मिस्टर राजन से, वो बाजार को नहीं मिली और उसके चलते दबाव भी देखने को मिला। खैर 8638 तक गया था निफ्टी, वहाँ से डेफिनेटली थोड़ा ऊपर 8681 के आसपास तो रिकवरी ज़रूर है मार्केट में, लेकिन लाल निशान में तो है। 30 पॉइंट नीचे निफ्टी। एक बार आपको अदानी पोर्ट के नंबर्स बता देते हैं। एबिटा मार्जिन जो है वो गिरा है, 64.1% है, जबकि ये पिछले साल इस तिमाही में 65.1% था। मुनाफा कंपनी का 835 करोड़ रहा है 638 करोड़ के मुकाबले। और जो कंपनी की टॉप लाइन है वो 1826 करोड़ रही है, जो कि 1714 करोड़ थी। एबिटा 1170 करोड़, जो कि 1117 करोड़ था। तो जो टॉप लाइन है वो उम्मीद से थोड़ी सी बेहतर, लेकिन इन नतीजों में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे बाजार बहुत ज़्यादा आश्वस्त हो। तो 1.5% नीचे अदानी पोर्ट आपकी स्क्रीन पर। इसके अलावा सुबह से ट्रेड में इनफैक्ट जो फर्स्ट हाफ था उसमें ऑब्वियसली ओवरहैंग आरबीआई की पॉलिसी का था और पॉलिसी की घोषणा हो गई। उसके बाद बाजार ने एक बार डिप भी दिखाया अच्छा खासा। क्या हुआ अब तक ट्रेड में, ये जानते हैं। वीरेंद्र बताइए। बिल्कुल मिहिर, जैसे ही कुछ देर पहले आप कहते हैं कि आखिरी पॉलिसी में भी कोई राहत नहीं, और इसे कहते हैं कि डेटा पर विश्वास करिए, डेटा पे एक्ट करिए, भावनाओं का यहाँ पे अगर आप देखें कोई काम नहीं है। ठीक एग्जैक्टली आखिरी की पॉलिसी में भी वही हुआ। भावनाएं अगर आप देखें यहाँ पर भी बहुत बढ़ चढ़कर नहीं बोल रही हैं, क्योंकि एक प्रॉफिट बुकिंग का माइट भी दिन हो सकता था, लेकिन 8620 को इसने नहीं तोड़ा, 8600 के नज़दीक भी नहीं गया बाजार। और 8640 की ट्रैजेक्टरी से अगर आप देखें तो एक पुल बैक, आई थिंक शॉर्ट होल्डर्स कुछ हायर स्ट्राइक कॉल पे हावी हुए थे, पुट राइटर्स थोड़ा सा बाहर निकले थे, लेकिन आई थिंक आखिरी का 1 घंटा बड़ा क्रिटिकल होगा। 87 के आसपास की एक क्लोजिंग आई थिंक पुट राइटर्स को एक बार फिर से वापस लेके आएगी, कॉल राइटर्स को एक बार फिर से अगर आप देखें बैकफुट पे लाएगी। आगे बढ़ते हैं दूसरे पायदान पर, आप देखें तीसरे पायदान पर इनफैक्ट देखें होते हैं निफ्टी बैंक 18800, ये एक क्रिटिकल जोन था इस पर ऑप्शन स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि 18500 से लेकर 18800 के जोन में पुट राइटर्स का कंफर्ट अगर आप देखें बना हुआ था, और ये उसके नीचे बिल्कुल भी नहीं गया। सरकारी बैंक याद रखिए आज एक थीम हो सकते हैं, स्पेशली लास्ट के 60 मिनटों की। स्पेशली अगर आप देखें एसबीआई जो कि CY16 के नए हाइस पर ट्रेड कर रहा है, और पावर सेक्टर में तेजी अगर आप देखें टाटा पावर आज इसको लीड करता हुआ सुबह अगर आप देखें पहले टिक से ही इस स्टॉक में मूव कायम है। NTPC, टाटा पावर, REC, PFC, NHPC, जिसको देखिए जहां पर पावर का नाम है वहां पर आज तेजी का मिहिर। बिल्कुल, चलिए वो स्टॉक्स देख लेते हैं जहां पर आज हम नजर रखेंगे। एक तो कैनरा बैंक 1.5% ऊपर, इंडियन बैंक 3%, बैंक ऑफ बड़ौदा, टाटा पावर और पोलारिस, इन पर बातचीत करेंगे। पोलारिस इनफैक्ट इस समय 4.5% ऊपर। व्हील्स इंडिया के काउंटर पर 9% का मूव है, साथ ही एपटेक, RPG, फोर्टिस हेल्थ केयर और सतलज टेक्सटाइल्स, ये कुछ काउंटर्स हैं इस पर आज अच्छा मूव देखने को मिला है। लेकिन देखिए जो ब्रॉडर मार्केट है उसमें अगर एक्शन है भी, कहीं पे बाइंग है भी, तो भी नज़र जिस पर रखनी है वो एक्चुअली रखनी है आज इंडेक्स क्लोज कहाँ पर होता है। जी हाँ, साथ ही जिन स्टॉक से मैं बात करूंगा मोमेंटम जिसमें काफ़ी अच्छा खासा कायम है, उसमें अगर आप देखें आज आइडिया बैकफुट पे, अबूजा सीमेंट्स, ACC, HDFC और कोलगेट। एक ऐसा लग रहा था कि आज FMCG में सेल ऑफ का दिन है। स्पेशली अगर आप देखें 10 से लेकर 10:30 के बीच में ये जो सेल ऑफ था और बढ़ा। आप कोलगेट को देखिए, विन स्ट्रॉन्ग मूवर पोस्ट नंबर्स, लेकिन आज शाहरुख खान ने चित, तो उसके बाद जते एयरवेज बैकफुट पे डेरिवेटिव्स में काफ़ी शॉर्टिंग हुई है यहाँ पर। बाकी बलगवन प्रोजेक्ट्स, गार्शी मोटर्स और सुंदरम फास्टनर्स, ये कुछ स्टॉक्स जहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। एक बार हम आखिरी के 1 घंटे में इसके आधार पर, आई मीन ये जो आप पुल बैक देख रहे हैं और अब तक के जो स्टैटिस्टिक्स हमारे पीछे खड़े हैं, क्या लेकर चल सकते हैं अप्रोच। देखिए निफ्टी पे लॉन्ग मत काटिएगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखिए। 8600 के हम नज़दीक भी नहीं गए, 8640 से रिकवर हो गए। दैट मीन्स अभी हमें 8600 के पुट में जो आउटस्टैंडिंग वाई 50 लाख का खड़ा है उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। 18800 निफ्टी बैंक ने सिक्योर कर दिया, उसको वॉलेट नहीं किया, उस पर ध्यान दीजिए। चांसेस अभी भी हैं कि 19,050 को ये वॉलेट करें द हायर साइड। और याद रखिए पावर शेयर और बैंकिंग, स्पेशली विद द बास्केट ऑफ बैंकिंग, SBI पर नज़र रखकर चलिए मीर। बिल्कुल, चलिए इस बीच हमारे साथ आनंद टंडन
इस समय मौजूद हैं और साथ ही चंदन तपाड़िया हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। आनंद, फर्स्ट वन इज़ फॉर यू। हालांकि प्रैक्टिकली चांसेस कम थे, स्ट्रीट पर ऑलमोस्ट कंसेंसस था कि इस बार भी पॉलिसी में कोई रेट कट नहीं होगा, लेकिन एक थोड़ा लोग थोड़े इमोशनल थे कि डॉक्टर राजन की आखिरी पॉलिसी है एंड ही हैज़ बीन अ ब्लू आइड बॉय एज फार एज दलाल स्ट्रीट इज़ कंसर्न, तो शायद वो थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिला भी। लेकिन आर यू रियली सरप्राइज्ड कोई कट नहीं हुआ इससे? No, not at all. I would think it would have been surprising अगर कट होता। कट होने की कोई संभावना नहीं थी और कोई उम्मीद भी शायद नहीं थी बाजार में कि कट होगा। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये नहीं है कि राजन साहब जा रहे हैं, उसके अलावा जो भी आएंगे वो भी पॉलिसीज़ थोड़ा बहुत उसी डायरेक्शन में लेके जाएंगे जो अभी तक सेट हुआ है। मोर इम्पॉर्टेंटली अब मॉनेटरी कमेटी बन जाएगी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, तो इसके कारण एक आदमी के ऊपर जो दबाव बना रहता है वो भी कुछ हद तक कम हो जाएगा। मेन चीज़ ये है पिछले कुछ तिमाहियों में या कुछ महीनों में वो ये है कि लिक्विडिटी की पोजीशन काफ़ी अच्छी हो गई है। जहाँ पे हम 1,60,000 करोड़ का नेगेटिव हुआ करता था वो अब शायद थोड़ा सा पॉजिटिव हो गया है और इसके कारण बाजार में ज़रूर राहत आई है। अगर वो चेंज हो जाता है तो ज़रूर डिफ़िकल्टी हो सकती है, बट वो अभी फ़िलहाल तो पॉलिसी में यही कहा गया है कि उसको बरकरार रखेंगे। चंदन, लास्ट जो हमारा डिस्कशन हुआ था आपसे उसमें आप लोग लॉन्ग थे, लॉन्ग्स को होल्ड कर रहे थे। अभी आप लोगों ने अपने लॉन्ग्स अनवाइंड किए हैं या फिर अनवाइंड करने का कोई मूड या फिर कुछ स्टॉप लॉसेस जो ट्रिगर हुए हो? क्या शॉर्ट्स के बारे में सोच रहे हैं आप इस पोस्ट दिस इवेंट? जी वीरेंद्र, नमस्कार। देखिए, बाजार में अभी तक ट्रेंड पॉजिटिव और स्पेशली देखें बाजार में लिक्विडिटी काफ़ी दिख रही है। एफआईज ने लगभग 22 दिनों से लगातार वो इक्विटी सेगमेंट में बाय कर रहे हैं और 15,000 करोड़ से ज़्यादा की पोजीशन उन्होंने खरीद रखी है। तो ओवरऑल ट्रेंड बाजार का पॉजिटिव है। 8550 8500 का जोन तोड़ता है तभी बाजार में इमीडिएट टॉप आउट होने के चांसेस रहेंगे, बट जिस हिसाब से बाजार में हर एक डिक्लाइन के बाद बाइंग आ रही है, साफ संकेत दे रहे कि बाजार ये रैली एक्सटेंड कर सकता है। स्पेशली देखिए, पहले जीएसटी एक मुख्य मुद्दा था, अब आरबीआई पॉलिसी और आरबीआई गवर्नर का चयन भी एक मुख्य मुद्दा रहेगा। मेरे हिसाब से ये सब मुद्दे होने के बाद में बाजार अपनी चाल पे चलेगा। कॉर्पोरेट अर्निंग और स्पेशली डेरिवेटिव डेटा एक्सपायरी के सेटअप के हिसाब से वर्क करेगा। देखें, लास्ट सीरीज में काफ़ी अच्छे पॉजिटिव मोमेंटम देखे थे, सीरीज अपने हाईएस्ट लेवल पे बंद हुई थी। इस बार भी देखें नीचे में 8600 की पुट में राइटिंग हो रही है। इनफैक्ट कल के ट्रेडिंग सेशन में 8700 की पुट में भी राइटिंग हुई थी और ऊपर की सारी कॉल में अनवाइंडिंग हुई थी। तो पुट राइटिंग और कॉल अनवाइंडिंग साफ संकेत दे रही है कि पुट राइटर्स बाजार को नीचे में होल्ड करने के लिए तैयार है, जबकि ऊपर में थोड़ी सी कॉल राइटिंग खड़ी है। इसके लिए बाजार में थोड़े थोड़े हर्डल अपर साइड में बने हुए हैं। तो मेरे हिसाब से जब तक 8550 का जोन खड़ा है, बाजार में 8750 से लेके 8800 तक के जोन वापस होने की गुंजाइश है। हालांकि जरूर ओवरबॉट हो चुका है, थोड़ा सा यहाँ पे कोशिश रख के ट्रेड करें, बट मेरे हिसाब से ऑप्शंस में ट्रेड लेना चाहिए और जब तक ये सपोर्ट होल्ड करता है तब तक ट्रेंड के साथ बने रहना ही समझदारी। बिल्कुल। चलिए, इस बीच कुछ एक स्टॉक्स जहाँ पर आज प्रेशर हुआ है मार्केट पर क्रिएट, उन स्टॉक्स को देख लेते हैं। एक तो देखिए ल्यूपिन, HDFC लिमिटेड, ACC, आयशर मोटर्स, M&M, ये सारे काउंटर्स ऐसे हैं जो कि नुकसान में, और इन्होंने इंडेक्स को भी कुछ हद तक दबाव में ही रखा है। अभी भी अब देखिए यहाँ पर रुझान जिस तरह का देखने को मिल रहा है। ONGC और एक काउंटर है जहाँ पर अब थोड़ा रुझान सुधरा है, लेकिन इनफैक्ट एक टाइम पे ये भी थोड़ा प्रेशर मार्केट पर क्रिएट कर रहा था। बट लार्जली आनंद, अब एक चीज़ बची है मार्केट के लिए और वो ये कि नए गवर्नर कौन होंगे। और एक बार मान भी लेते हैं कि वो कोई ऐसा नाम होगा जो कि विच इज़ ईजीली डाइजेस्टेबल फॉर मार्केट ऑल्सो, फिर भी मार्केट को ऑन दी अपर साइड आप ट्रैजेक्टरी ब्रेक करता देख रहे हैं क्या? देखिए, जहाँ तक बाजार का सवाल है, गवर्नर की चॉइस के ऊपर उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जब से राजन साहब ने थोड़ा सा लिक्विडिटी के ऊपर ध्यान देना शुरू किया तब से बाजार चलना शुरू हुआ। और मेरा तो मानना ये है कि उनकी पॉलिसी एंटी ग्रोथ थी। ये थोड़ा सा लंबा डिस्कशन हो जाएगा इसलिए इसमें मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन उनके जाने से मुझे तो लगता है ग्रोथ में बढ़त आ सकती है, तो उसके कारण कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती। दूसरी बात है कि वैल्यूएशन इस समय इतने स्ट्रेस्ड हैं कि मुझे दिखता ही नहीं है कि किस तरह से मार्केट ऊपर जा सके। तो मोमेंटम से ज़रूर चलता जा रहा है और शायद चलता भी जाएगा, क्योंकि इसका कोई रेट नहीं, लेवल नहीं कह सकता मैं कि इस लेवल पे जो घूम जाएगा। लेकिन पर्सनली मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर मैं किसी को सलाह दूंगा तो वो ये है कि पैसा भी निकालना शुरू कर दो, अगर नहीं किया है, और तेज़ी से निकालो। इसमें बस एक चीज़ है आनंद, और वो ये जो आपने कहा, ये बात बिल्कुल सही है कि मोमेंटम है, मार्केट चलते जा रहे हैं, बाकी वैल्यूएशन वाइज कंफर्ट वो जा चुका है और वो डोमेस्टिक फंड्स के फ्लो में या फिर उनकी एक्टिविटी में दिख भी रहा है।
बट द प्रॉब्लम इज जो दलाल स्ट्रीट पर जो फंड मैनेजर है वो बाद में ये सोचता है कि ऐसी लिक्विडिटी से आप क्या आर्ग्यू करोगे जो कि आ रही है और लगातार आ रही है। देखिए, फंड मैनेजर और इन्वेस्टर में थोड़ा सा फर्क है। फंड मैनेजर का काम यह है कि वो मार्केट से बेहतर करे। तो मार्केट अगर ऊपर जा रहा है उसको थोड़ा 1-2% बेहतर करना है, अगर नीचे जा रहा है तो 1-2% कम करना चाहिए। उसमें वो खुश है क्योंकि एसेट एलोकेशन का काम जो है वो निवेशक का काम होता है। तो आप फंड मैनेजर को उंगली उठा के मना नहीं कर सकते कि आपने क्यों पैसे तोड़े हमारे, क्योंकि उसका काम यह है कि अगर आपने उसको पैसे दिए तो उसको निवेश करें। आपका काम यह है देखने के लिए कि इस वक्त किस बाजार में डालें। तो मुझे ये लग रहा है कि इस वक्त अगर आप देखें तो ये ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपको यहाँ पे डेट से ज़्यादा बेहतर रिटर्न मिलेगा बनिस्बत इक्विटी से। अब दूसरी चीज़ ये है कि हर आदमी ये कहता है कि आप इंडेक्स में तो निवेश नहीं करते, आप किसी स्मॉल कंपनी में करते। अगर आप पोर्टफोलियो अप्रोच लेके चलें तो इंडेक्स के अलावा और कोई आपके पास चारा नहीं है उसको मेजर करने का। तो मेरा सारे कमेंट जो है इंडेक्स के हिसाब से ही हैं। आप कोई जीनियस इन्वेस्टर हैं जो एक स्मॉल कैप कंपनी उठा के 50% अपना पोर्टफोलियो उसमें डाल दें और उसके कारण उनको डबल हो जाए तो वो आप एक्सेप्शन ही मानेंगे, रूल नहीं। इस बीच आज एक डिफरेंट थीम बाजार की जो थी वो थी टाटा पावर और पूरा का पूरा पावर स्पेस। टाटा पावर अभी भी 0.4% ऊपर है। बाजार आज सुबह 8730 पे गया, उसके बाद 8640 का लो लगाया। इस वक्त कारोबार कर रहा है करीब 76-80 की ट्रैजेक्टरी में, बट स्टिल ये स्टॉक 4% ऊपर है। चंदन, क्लाइंट्स को अभी पावर स्पेस में आप लोगों ने क्या एक्यूमुलेट कराया है? अभी कहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से पैसा बनता हुआ नजर आ रहा है? पावर काउंटर में हम पावर ग्रिड, आरईसी, पीएफसी पे यहाँ पे एक पॉजिटिव स्टेंस रख रहे हैं। हालांकि टाटा पावर ने आज मोमेंटम दिया है बट ये स्टॉक एक रेंज बाउंड दायरे में रहता है। बाजार ने काफ़ी रैली दिखाई, फिर भी यहाँ पे कोई बड़े मूव देखे नहीं गए। और अब ये इंपॉर्टेंट है कि काउंटर ऊपर में 77-78 का लेवल निकाले, तभी जाके यहाँ पे एक डिसाइसिव मूव देखने को मिलेगा। तो इन सारे तथ्यों के साथ हम यहाँ पे पावर ग्रिड और आरईसी, पीएफसी की तरफ ध्यान दे रहे हैं। पावर ग्रिड लगातार हम पिछले 5-6 वीक से पॉजिटिव रख रहे हैं और एक कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे एक नए मूव देखे जा सकते हैं। आज जरूर थोड़ी सी सॉफ्टनेस देखने को मिली है बट मेरे हिसाब से यहाँ पे बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति अपनानी चाहिए। 172 एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा और ऊपर में 180-185 तक के टारगेट भी स्टॉक में देखे जा सकते हैं। वही आरईसी लिमिटेड एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। 6-7 वीक से यहाँ पे हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे मिल रहा है। कॉर्पोरेट एक्शन भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले 7-8 दिन ने इसमें 210-212 के आसपास एक अच्छा खासा बेस बना है और बेस की वजह से यहाँ पे 235-240 तक के मूवमेंट एक्सटेंड हो सकते हैं। तो यहाँ पे पावर ग्रिड और आईसीआई लिमिटेड दो बेहतरीन काउंटर हो सकते हैं जहाँ पे ट्रेडर्स अपना दाव लगा सकते हैं। बिल्कुल। अब आनंद, एक बार एनबीएफसीज को देखते हैं बिकॉज यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग मूव देखने को मिला। एक तो पहले जो इन्वेस्टर थे या फिर इवन फंड मैनेजर, उनका कन्विक्शन ये था कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा कंसर्न नहीं है जितनी बैंक्स में एसेट क्वालिटी की है, तो उस चक्कर में ये चले उस मोमेंटम में। फिर आरबीआई की तरफ से नई नई जो चीज़ें आ रही हैं इंक्लूडिंग द ऑन टैप लाइसेंसिंग, उसके चलते हमने देखा स्टॉक्स लाइक आईआईएफएल, मुथूट, ईडलवाइज, इन सब में काफ़ी मूव देखने को मिला। अब यहाँ पर ये सेम प्रॉब्लम जो आप कह रहे हैं वो वैल्यूएशन वाली प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ स्टॉक हैं जो कि वैल्यूएशन वाइज सस्ते हैं लेकिन शायद मोमेंटम में नहीं है। मिसाल के तौर पे आप देखिए पीटीसी फाइनेंशियल सर्विसेज, कभी इसकी बात नहीं होती है, ना ही रडार पे रहता है। अब इस तरह के स्टॉक, कहीं आपका कोई ध्यान बैठ रहा है ऐसे किसी स्टॉक में जहां पर फिलहाल अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दिखे आपको? पीटीसी फाइनेंशियल में प्रॉब्लम ये है कि वो सिर्फ ज़्यादातर पावर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में ही निवेश करते हैं। और आप देखें पीएफसी और आरईसी का भी यही प्रॉब्लम था कि उनका जो एसेट बुक जो दिखता है वो एक तो उतना है नहीं क्योंकि एनपीए उसको मॉरिटोरियम के कारण वो नज़र नहीं आते। दूसरी मेजर प्रॉब्लम इन कंपनियों में ये रही है कि क्योंकि ये उदय के कारण इनका जो आरओई है वो बहुत जोर से गिर जाएगा। जो पहले उन्होंने पावर सेक्टर में लेंड किया था शायद 12-13-14% पे, वो अब क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट वो बॉन्ड्स ले लेंगी तो इसके कारण वो रेट जो है 9% हो जाएगा, तो इसके लिए उनका आरओई गिरने वाला है। इसके कारण वो गिरावट हुई थी शेयर्स में। अब जो बढ़त हो रही है उसका कोई रीज़न नहीं है अदर देन द फैक्ट कि सारे एनबीएफसी चल रहे हैं, इसलिए ये भी कंपनियां चल रही हैं। तो अनलेस इनका बिजनेस मॉडल कोई बहुत ज़्यादा सुधार आ जाए, ये थोड़ा सा ध्यान रख के चलना चाहिए। हालांकि ये रिलेटिवली सेफर कंपनियां हैं क्योंकि इनका वैल्यूएशन 7 टाइम्स बुक वैल्यू नहीं है, अभी भी 1.5 टाइम्स ही हैं। लेकिन इसमें क्योंकि आरओई कम हो रहा है इसलिए इससे ज़्यादा वैल्यूएशन होनी भी नहीं चाहिए। तो जब मार्केट में थोड़ी सी वापस करेक्शन आएगा तो ये आपको
फिर से जितना अभी चढ़े हैं शायद उसमें से कम 50% वापस भी दे देंगे। लेकिन अनिल साहब अभी जो इन्वेस्टमेंट का प्रश्न ने पूछा, आई मीन NBFCs के बास्केट में, मैं अगर यही प्रश्न अपने पिछले प्रश्न से जोड़ते हुए पावर स्पेस पे ले जाऊं, ये जो सर वाइब्रेंसी बीते 6 महीने से है और ये कुछ शार्प हो गई है पिछले 1 महीने में। NTPC को देखिए आप, REC को देखिए आप, PFC को देखिए आप, पावर ग्रिड को देखिए आप, इनमें से कुछ इंटरेस्टिंग लगता है सर आपको? देखिए जैसे मैंने अभी कहा, PFC और REC रिलेटिवली चीप है, बट वो चीप रहने चाहिए क्योंकि वो फाइनली एक जो सेक्टर में निवेश करते हैं या लोन देते हैं उसमें उनका ROE गिरने वाला ही है। जहाँ तक पावर ग्रिड का सवाल है, ये कुछ हद तक बेहतर शेयर था, लेकिन वो भी 130-140 के लेवल पे, इस लेवल पे जो है वो मोर और लेस फुली प्राइस्ड है। अगले 1-2 साल में ग्रोथ जरूर बरकरार रहेगी, 18% से ऊपर रहेगी, और यूटिलिटी स्पेस में ये बहुत बड़ी बात है कि कोई 18% से ज़्यादा की ग्रोथ दिखा सके। कैपिटलाइजेशन अच्छा हो रहा है पावर ग्रिड में और मोर और लेस सर्टेन रिटर्न्स है, इसके कारण ये शेयर जो है जहाँ पे है वहाँ पे होना चाहिए। ये शायद मैं ओवर प्राइस्ड नहीं कहूँगा, लेकिन यहाँ से भी आपको आगे बढ़ने के लिए या तो आपको ये अज्यूम करना पड़ेगा कि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़ोर से कम हो जाते हैं, या आपको ये अज्यूम करना पड़ेगा कि यहाँ से भी आगे जाते हुए एक्सेलरेशन होता है एसेट बुक में, जो कि फ़िलहाल अभी नज़र नहीं आ रहा है। जहाँ तक NTPC एटसेट्रा का सवाल है, वहाँ पर तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई नया स्टोरी आई है NHPC या NTPC में जिसके कारण इस तरह की बढ़त आने की कोई गुंजाइश हो या कोई रीज़न हो। मार्केट के साथ ही चल रहे हैं फिलहाल। चलिए इस बीच कुछ और स्टॉक्स को भी देख लेते हैं। आइडिया करीब 6% नीचे है और ल्यूपिन करीब 3.5% नीचे है। अंबुजा सीमेंट्स, ACC, हिंडाल्को, ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं जो कि दबाव बनाए हुए हैं। ल्यूपिन पर आपका व्यू क्या है चंदन? आज जिस तरह का ट्रेड हो रहा है ल्यूपिन पर नंबर्स के बाद, उसके बाद जी हाँ, देखिए ल्यूपिन पे आज एक टॉप आउट फॉर्मेशन देखने को मिला था। काफ़ी स्ट्रगल के बाद ये अपना 1740 से लेकर 1760 की टेरिटरी को नहीं कर पाया, पार नहीं कर पाया। आज भी देखें 1740 के आसपास का टॉप बनाया और आज से 4-5 दिन पहले भी 1740 से लेकर 1760 के आसपास की सप्लाई हुई है और आज लगभग 30% के आसपास के सोर्स बने हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हावी हो रही है। मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग नीचे में काउंटर को 1575-1560 के आसपास लेके जा सकती है। वहाँ पे वापस शायद एक बॉटम आउट प्रोसेस बन सकता है। तो फिलहाल जिस हिसाब से सोर्स बन रहे हैं, थोड़ी और प्रॉफिट बुकिंग इस काउंटर में देखी जा सकती है। इस पे चाहिए थोड़ा सा, कुछ देर में हम जरा F&O का एक्शन है वो देखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप एक ल्यूपिन को देखिए डे लो पर, और इस बीच टाटा ग्लोबल टिक बाई टिक पे जहाँ पे आपके स्क्रीन पर 146.20 पर 3.5 रुपये ऊपर, एक बार इसको चेक करते हैं एग्जैक्टली क्या करना चाह रहा है ये। जरा प्लीज़ एक बार इसका 3 मंथ 6 मंथ दिखाएंगे आप अपने चार्ट्स पे। टाटा ग्लोबल इंट्राडे में डे हाई पर, जरा एक बार 6 मंथ दिखाइए इसका 3 मंथ से। ये ऑलमोस्ट आप देखिए 6 मंथ पे है, ये क्वार्टरली पे है, 3 मंथ हाई पे, 6 मंथ हाई पे। चंदन जरा प्लीज एक बार टेक्निकली कमेंट है आपका इस पे, लॉन्ग पोजीशंस को अभी क्या करना चाहिए इस वक्त? जी हाँ, इनफैक्ट यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन को होल्ड करने की सलाह रहेगी और एक नई लॉन्ग पोजीशन भी यहाँ पे बनाने की सलाह हम दे सकते हैं, क्योंकि स्टॉक ने यहाँ पे रिसेंट जो मूविंग एवरेज का सपोर्ट है 134 के आसपास, वहाँ से बॉटम आउट हुआ और यहाँ पे लोज है पिछले 3-4 महीने से हायर की तरफ बन रहे हैं और इसका जो इमीडिएट हार्डल था 143.60, 143.50, उसको भी पार करके होल्ड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से 143 का एक सफिशिएंट स्टॉप लॉस के साथ इसको ट्रेड कर सकते हैं और ऊपर में इसमें 152 से लेके 155 तक टारगेट का अनुमान लगा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से पीक ऑफ सारे काउंटर में यहाँ पे थोड़ी सी गुंजाइश बनी हुई है और टाटा ग्लोबल भी काफी दिनों से सुर्खियों में भी है, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव राय आएगी और इसके साथ साथ मेरा मानना है कि दूसरे टी कॉफी काउंटर में भी थोड़ी सी बढ़त की गुंजाइश बन सकती है। जी चलिए इस बीच कुछ एक स्टॉक्स जिस पर आज सेलिंग प्रेशर है, इसमें एक है मैरिको, ये करीब 2.25% नीचे है और FMCG स्टॉक्स में वैसे भी आज गिरावट देखने को मिली है। आप सारे ही स्टॉक्स को देखिए, यहाँ पर एटलीस्ट जो कल जैसे हैवी मोमेंटम कोलगेट पर था, आज यहाँ पर गिरावट है। ब्रिटानिया पर हमने देखा कल हैवी मूव था, आज ये भी थोड़ा सॉफ्ट है, फ्लैट इनफैक्ट। मैरिको है जो कि 2.25% नीचे है। आनंद, अब यहाँ पर कितना रुकना चाहिए? बिकॉज आपने क्लियरली एक जो स्टैंड अपना बताया कि यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ वैल्यूएशंस, उस लिहाज से अगर देखें तो अब कितना वेट करना चाहिए FMCG में? देखिए, अगर आपको पोर्टफोलियो मार्केट के हिसाब से बनाना है तो FMCG में आपको परसेंटेज डालना ही पड़ेगा। मैं कहता हूँ इस वक्त FMCG का वैल्यूएशन जो ज़्यादा ओवरस्ट्रेच था वो थोड़ा सा हल्का हो गया है। इसलिए नहीं क्योंकि इसमें दाम गिरे हैं, इसलिए क्योंकि जो एक्सपेक्टेशंस थे थोड़े से मॉडरेट हो रहे हैं और दाम इसलिए ज़्यादा चढ़े नहीं हैं।
ओवरऑल मैं कहूँगा मार्केट वैल्यूएशन, मार्केट वेट ही रखें। यहाँ से एफएमसीजी में जब तक कमोडिटी प्राइसेस वापस चढ़ना नहीं शुरू होते तब तक उसमें, और कमोडिटी इन्फ्लेशन वापस नहीं आती तब तक इसमें आपको कोई खास परसेंटेज ग्रोथ मिलने वाला नहीं है। और बॉटम लाइन ग्रोथ उसके हिसाब से आपको हार्डली डबल डिजिट में ही ना ज़्यादातर कंपनियों में नज़र आएगी, एक दो कंपनियां छोड़ दें। लेकिन जिस तरह से वैल्यूएशन है उसमें भी साफ नज़र आता है कि आपको उसमें खास पैसे बनने नहीं वाले हैं। मेरा मानना यह है इस वक्त डेट फंड में पैसे डालिए, अगर आपको मार्केट पैसे आपके पास पड़े हुए हैं वहाँ पर आपको ज़्यादा संभावना है पैसा बनाने की। इस बीच जैसे कि मैंने कहा कि एफएनओ चेक लेते हैं एक बार जरा प्लीज़ एग्जैक्टली आइए निफ्टी फ्यूचर्स पे। आप देखिए करीब 35 से 36 अंक का प्रीमियम लास्ट डे था। 8684 पे आपका स्पॉट है, लगभग फ्यूचर है 87.7, लगभग 35। प्रीमियम बड़ा है यहाँ पे, दैट मीन्स प्रीमियम कल की तुलना में काफ़ी बड़ा है। मैं एक बार जरा ऑप्शंस को देखना चाहूँगा एग्जैक्टली यहाँ पे ऑप्शन साइड में क्या हो रहा है। देखिए आपसे 1 घंटा पहले थोड़ा सा जो पुट राइटर था वो बाहर निकल रहा था। अभी यहाँ पे 8700 के पुट पे 2,62,000 से जुड़े हैं। बाकी स्ट्रॉन्ग अनवाइंडिंग नहीं है। 8650 की पुट में भी, 8600 की पुट में भी, 8500 की पुट में भी बहुत कोई शार्प अनवाइंडिंग नहीं है। तो ऐसा कोई रिस्क नज़र नहीं आ रहा। और देखिए 8640 से जब वहाँ से पुल बैक आया है तो आई थिंक पुट राइटर को एक कंफर्ट मिला होगा। कॉल राइटर्स क्या कर रहे हैं? हाँ, इसमें कोई राय नहीं है कि 8700 पे आज कॉल राइटिंग हुई है, बहुत डिसाइसिवली हुई है। और याद रखिएगा 14:50 हो रहे हैं अभी, 2:50 आउटस्टैंडिंग वाई एट 8700 वो है करीब 45,73,000 का। इंट्राडे बिल्डअप हुए हैं 12 लाख, ह्यूज कॉल राइटिंग हुई है। और इसके ऊपर 8800 के स्तर पे 7 लाख, यानी कुल मिला के अगर आप देखिए 19 लाख 2 स्ट्राइक्स में है। जाते जाते 3:29 पे एक बार चेक करेंगे एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हुआ। कॉल राइटर बैकफुट पे आया है या नहीं आया है, उसको देखना होगा। क्या चंदन, अब थोड़ा सा निफ्टी बैंक को लेकर बात करते हैं। निफ्टी बैंक ने 18,800 को सिक्योर करके रखा, उसने 18,800 को वॉलेट नहीं किया। मैं ये निफ्टी पे बात कर रहा था मैं यहाँ पे। और अब देखिए ऑलमोस्ट डे हाई की तरफ जा रहा है। अभी निफ्टी बैंक को लेना चाहेंगे आप 18,800 के स्टॉप लॉस को, जहाँ पर इसने आज रिस्पेक्ट दी है, या फिर आप किसी बैंकिंग स्टॉक को पकड़ना चाहेंगे, एंड स्पेशली आपका एसबीआई पे आउटलुक चंदन? जी हाँ, देखिए सबसे पहले बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी देखें अभी रिसेंट जो डिक्लाइन आया था 2 दिन पहले, वहाँ से एक अच्छा खासा रनअप देखने को मिला है। 18,500 के बॉटम बनाने के बाद लगभग 500 पॉइंट की रिकवरी देखी है। और इंटरेस्टिंगली देखें पिछले यदि 15-20 दिन का मूवमेंट, तो बाजार में डिक्लाइन आते ही बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज आ जाते हैं। और आज के ट्रेडिंग सेशन में भी देखें बाजार जैसे ही बैंक निफ्टी जैसे ही 100-150 पॉइंट गिरा, वापस यहाँ पे रिकवरी आई। तो बाजार में बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति बनी है, बट ऊपर में फॉलो बाइंग नहीं आ रही, उसकी वजह से अपसाइड थोड़े केप हो रहे हैं। तो बैंक निफ्टी को यदि नया मूव स्टार्ट करना है तो 19,050 के ऊपर एक डिसाइसिव क्लोज देना पड़ेगा, तभी यहाँ पे 19,300 से लेकर 19,500 तक के मूवमेंट देखे जा सकते हैं। इमीडिएट सपोर्ट की बात करें मेरे हिसाब से 18,750, 18,800 एक सपोर्ट रहेगा, और उसके नीचे 18,500 एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा। और बैंक निफ्टी का जो ऑप्शंस का डेटा है वो भी यही बता रहा है कि 18,500 के फुट में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, वही 19,000 की कॉल में राइटिंग हो रही है, वो भी एक ट्रेडिंग रेंज का दायरा बता रहा है। तो बैंक निफ्टी को 19,000 के ऊपर होल्ड करके सस्टेन होता है तभी नया एक मूवमेंट स्टार्ट होगा। अब रही बैंकिंग काउंटर की बात, तो बैंकिंग काउंटर पे देखिए पीएसयू बैंक में हम एसबीआई पे पॉजिटिव व्यू रख रहे हैं। एसबीआई देखिए पूरी पिछली सीरीज में 230-32 के लेवल को नहीं निकाल पा रहा था, क्योंकि 230 की कॉल में काफी राइटिंग थी, बट अब की बार वहां पे पुट राइटिंग शिफ्ट हो रही है, जो संकेत दे रही है कि 227-28 तोड़ना एक बार मुश्किल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे एक पॉजिटिव व्यू रख रहे हैं। मेरा मानना है कि 242 से लेके 250 तक के मूवमेंट एसबीआई में आ सकते हैं। हालांकि बाजार रेंज बाउंड है, इसलिए थोड़े ज्यादा मोमेंटम नहीं आ रहे, बट ओवरऑल धीरे धीरे करके इस स्टॉक को ऊपर की तरफ मूव करना चाहिए। और यदि आप कंपैरेटिव पूछ लो तो मैं एसबीआई में ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगा इस कंपेयर टू द बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी 19,000 होल्ड कर जाता है तो मेरे हिसाब से एसबीआई भी वहां पे लीड करता हुआ नजर आ जाए। चलिए, इस बीच शर्मिला जोशी भी हमारे साथ है और ज्योमेट्रिक के नतीजे आए हैं स्क्रीन पर। 27 करोड़ 60 लाख कंपनी का मुनाफा रहा है 18 करोड़ 80 लाख के मुकाबले, और जो टोटल टॉप लाइन है कंपनी की वो 236 करोड़ रही है अगेंस्ट 221 CR। शर्मिला, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। तो क्या ट्रेड किया है आपने मार्केट में पिछले कुछ दिनों में? I'm sorry? हैव यू ट्रेडेड एनीथिंग मार्केट में, या फिर थोड़ा वैल्यूएशन को लेकर डिस्कम्फर्ट है आपको इस टाइम? नहीं, डेफिनेटली आई थिंक दोनों चीज़ें हैं। एक तरफ डिस्कम्फर्ट भी है जैसे आपने कहा, क्योंकि मार्केट ऐसे लेवल पे है और जिस तरह के नतीजे आए हैं उससे ज़रूर ये लगता है कि थोड़ा इट्स रन अहेड अ लिटिल बिट ऑफ इटसेल्फ। लेकिन उसकी एक बड़ी वजह है कि जिस तरह की लिक्विडिटी हम मार्केट में देख रहे हैं, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एंड एट द एंड ऑफ द डे आप यू हैव टू पार्टिसिपेट इन अ मार्केट, एंड इफ़ यू आर लॉन्ग टर्म तो उस तरह की आपके मन में भी चिंता नहीं होनी चाहिए कि आगे चलकर क्या होगा।
सो आई थिंक येस सिलेक्ट स्टॉक्स लाइक आई लाइक Equitas नाउ, क्योंकि जो NBFC स्पेस है वो इतना रन अप हो चुका है एंड आई थिंक अ कपल ऑफ स्टॉक्स देयर आई हैव बीन रिकमेंडिंग फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, जैसे भारत फाइनेंशियल है या मन्नापुरम है, तो उन पर एक पॉजिटिव राय रही है। LIC हाउसिंग फाइनेंस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, उनमें हमने एक रन अप देखा ही है। तो नाउ आई एम एडिंग टू दैट लिस्ट एंड नाउ आई लाइक Equitas एंड आई हैव बीन रिकमेंडिंग दैट। फिर फर्टिलाइजर स्पेस से आई डू लाइक यूनाइटेड फॉस्फोरस, आई थिंक वहाँ आगे चलकर अच्छी पॉसिबिलिटीज़ है। एंड देन आई थिंक इंक्रीजिंगली यू विल हैव टू लुक एट सम मोर कंजम्पशन प्लेज, स्पेशली in the sort of white goods or you know two-wheeler sort of space, क्योंकि जैसे फेस्टिवल सीज़न नज़दीक आएगा तो जो अच्छा मानसून है प्लस 7th पे कमीशन का एक कंबाइंड इफेक्ट ज़रूर इन सेक्टर्स पर देखने मिलेगा। सो येस आई थिंक सिलेक्टिवली बाइंग बट एट द सेम टाइम कंसर्न। जी इस बीच चलिए अब कुछ नंबर्स की बात करते हैं। हमारे साथ अंचल न्यूज़ रूम से हैं। पहले बात करते हैं मदरसन सुमी के 2 रिजल्ट्स हैं। पहले बात करते हैं मदरसन सुमी के एग्जैक्टली नंबर्स कैसे रहेंगे। ये स्टॉक पिछले कुछ समय में चला भी काफ़ी है। अंचल बताइए एग्जैक्टली मदरसन सुमी क्या एक्सपेक्टेशन है? शुक्रिया वीरेंद्र। देखिए एक अच्छे स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स की उम्मीद की जा रही है मदरसन सुमी की। अगर बात करें कंपनी के आय में करीब 14% की बढ़त का अनुमान लगाया, तो वहीं अगर आप एबिटा में नजर डालें तो करीब 22.5% तक की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। एबिटा मार्जिन भी इंप्रूव होते हुए दिखेंगे, 8.9% से बढ़ के 9.5% रह सकते हैं। देखिए कंपनी की जो सब्सिडरीज हैं उनका परफॉर्मेंस इस बार शानदार रह सकता है और वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगी कंपनी के ओवरऑल कंसोलिडेटेड नंबर्स को। वहीं एक्सपोर्ट से भी करीब 10% की ग्रोथ का अनुमान है एक्सपोर्ट आय में, और घरेलू कारोबार से करीब 15% की तेजी देखने को मिल सकती है। साथ ही कंपनी का जो खर्च है, कच्चे माल की लागत घटी है, उसकी वजह से टोटल कॉस्ट रिड्यूस होता हुआ दिखेगा, वो मार्जिन्स में साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। और ये जो अपनी कॉस्ट कटेल जो कंपनी कर रही है उसका इम्पैक्ट सिर्फ Q1 तक ही नहीं वीरेंद्र, Q2 Q3 में भी आता हुआ दिखेगा। रही बात बॉटम लाइन की, मुनाफे में करीब 32% की बढ़त का अनुमान लगाया जा रहा है और 350 करोड़ का मुनाफा कंपनी पोस्ट करती हुई दिख सकती है। इस बार टैक्स पे आउट रिलेटिवली लो रहेगा, उसका एक फ़ायदा कंपनी को आएगा। पिछले साल Q1 में एक हाई बेस था, तो कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा टैक्स के लीजिंग में आता हुआ दिखेगा कंपनी को, और इसीलिए एक स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ मुनाफे की उम्मीद की जा रही है। बिल्कुल। चलिए तो मदरसन सुमी, आपको कैसा लगता है शर्मिला मदरसन सुमी? एक्चुअली अच्छा लगता है स्टॉक एंड आई थिंक कि धीरे धीरे अब वो उस सॉर्ट ऑफ नेगेटिव एनवायरनमेंट में से निकल रहा है, बिकॉज आई यूज्ड टू रेकमेंड इट क्लोजर इनफैक्ट टू 400 लेवल्स, अभी वहाँ से भी नीचे है। क्योंकि जिस तरह से उनका एक प्लान था, आई एम टॉकिंग ऑफ 2015-2016 की, वो जो एक 2020 का एक टारगेट दे रहे थे, और जिस तरह से एक्विजिशन के थ्रू उनकी एक ग्रोथ स्ट्रैटेजी थी, ऑल दैट लुक वेरी अट्रैक्टिव, विच ऑफ कोर्स हैज टेकन अ बिग सॉर्ट ऑफ अ नॉक जब से वो फोक्सवैगन का की जिस तरह से खबर द बैड न्यूज़ है सॉर्ट ऑफ हिट अक्रॉस यूरोप, तो उस वजह से मदरसन सुमी पर भी उसका एक इफेक्ट हमने देखा। सो आई थिंक इट वाज अ मैटर ऑफ टाइम कि वहाँ उसमें से वो निकले, एंड नाउ इट सीम्स टू बी सॉर्ट ऑफ गेटिंग आउट ऑफ दैट। सो वाइल आई एम पॉजिटिव ऑन द स्टॉक, आई थिंक कि जैसे मैंने कहा कि थोड़ा मैनेजमेंट कमेंट्री अगर क्लियर हो उसके बाद आई थिंक एक फ्रेश लुक लिया जा सकता है। चंदन, मदरसन सुमी पे मैं आपकी इसलिए राय चाहूँगा क्योंकि देखिए आप ये स्टॉक जुलाई मिड में या फिर सेकेंड वीक में था लगभग 272 से ऑलमोस्ट 360 स्ट्राइक किया। रिजल्ट्स है, एक पुट लेनी चाहिए 340 की यहाँ पे। जी देखिए मदरसन सुमी में हम पिछले 3-4 सप्ताह से पॉजिटिव व्यू रख रहे हैं, क्योंकि 303-305 का एक मल्टीपल हर्डल इस काउंटर को हुआ था और लगभग 4 से 5 बार वो लेवल बना कि काउंटर 8 से 10% करेक्ट हुआ था, और अभी रिसेंटली जिस हिसाब से ये लेवल निकाला है यहाँ पे एक फ्रेश बाइंग देखने को मिली है। हालांकि ट्रेंड पॉजिटिव है, बट मेरी सलाह ये रहेगी कि आप बुलिश साइड में रहें। जरूर जिसके पास पोजीशन है वो 350 की पुट लेके हेज कर सकता है, बट यदि स्टॉक वाइज और पैटर्न वाइज देखें तो 357 358 निकलता है तो 370 तक की मूवमेंट आने की गुंजाइश इस काउंटर में बन सकती है। बिल्कुल। चलिए इस बीच महिंद्रा एंड महिंद्रा के नतीजों से क्या उम्मीद है ये भी देख लेते हैं। अंचल बताइए। मीर देखिए अगर M&M की बात करें तो M&M के केस में एक फ्लैटिश टू पॉजिटिव नंबर्स की उम्मीद की जा रही है। आय करीब 15.5%, तो वहीं एबिटा में भी करीब 13% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। एक तरफ वॉल्यूम ग्रोथ की अगर बात करें, इंडस्ट्री की अभी तक जो एवरेज वॉल्यूम ग्रोथ रही 11%, उसे एक्सीड करती हुई दिखेगी कंपनी। करीब 12% वॉल्यूम ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं ट्रैक्टर बिक्री इस बार स्ट्रॉन्ग रह सकती है, 20% ग्रोथ का अनुमान है ट्रैक्टर सेल्स में, और वो कहीं ना कहीं रेवेन्यूज़ को सपोर्ट करता हुआ दिखेगा। साथ ही कंपनी के जो नए लॉन्चेस हैं, हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स लॉन्च किए कंपनी ने, दोनों ही SUV सेगमेंट में भी और अपने एग्रीकल्चर इक्विपमेंट सेगमेंट में भी, दोनों का ही फायदा कंपनी को इस क्वार्टर में आता हुआ दिखेगा। रही बात मार्जिन की, मार्जिन इस बार फ्लैटिश टू पॉजिटिव रह सकते हैं, 14.3 से महज
0.1% की बढ़त का ये अनुमान है। देखिए खर्च कंपनी का बढ़ रहा है, डेफिनेटली हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स कंपनी ने लॉन्च किए हैं, लेकिन वो निगेट करते हुए दिखेंगे राइजिंग कॉस्ट को, और यही कारण है मुनाफे पर अगर आप नज़र डालें महज 11.25% की बढ़त का अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि टैक्स पे आउट भी इस बार ही बढ़ता हुआ आ सकता है कंपनी का। ये M&M की बात थी टंडन साहब। M&M हालांकि ये नहीं चला उस अनुपात में जिस अनुपात में दूसरे स्टॉक्स चले। मारुति को देखिए, आप देखिए टाटा मोटर्स को, क्या स्ट्रॉन्ग रन अप दिया है इस स्टॉक ने। लेकिन M&M पे आई थिंक अभी भी हम, हालांकि ये ऑल टाइम हाई पर है, लेकिन इसने सिर्फ अपने, अगर आप देखें प्रीवियस हाई को रिगेन किया। आप M&M पे बिकॉज ऑफ आई मीन गुड मानसून, देयर फार्म इक्विपमेंट डिवीजन, हालांकि डेंट ज़्यादा पड़ा इनके कॉमर्शियल व्हीकल, माफ़ कीजिएगा, इनके डीजल पोर्टफोलियो पे बिकॉज ऑफ द एनजीटी इशू। M&M पे सर आपकी राय क्या है इस वक्त 1480 पर? जैसे आपने कहा, इनके जो दोनों पोर्टफोलियो थे ठीक नहीं कर रहे थे, क्योंकि ना तो ट्रैक्टर चल रहा था, ना एसयूवी में जो इनका मार्केट शेयर था वो उसको बरकरार कर पा रहे थे, और एसयूवी का पोर्टफोलियो अभी भी थोड़ा सा प्रेशर में है। हालांकि जो रीसेंट लॉन्चेज है वो अच्छा कर रहे हैं, तो इसलिए कुछ हद तक प्रेशर कम हुआ है, और अनुमान ये किया जा रहा है कि अगले 2 सालों में और भी कई मॉडल लॉन्च करेंगे, जिससे शायद उनको मार्केट शेयर का गेन हो सकता है। ट्रैक्टर ऑलरेडी आप देख रहे हैं उसमें बढ़त आना शुरू हो गई है। तो क्योंकि इस कंपनी में बाकी इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, और उसके कारण ये जो वैल्यूएशन आपको दिखता है वो उतना शायद है नहीं, रिलेटिवली ये चीपर स्टॉक रहेगा फ्रंट लाइन ऑटो कंपनीज में। बिल्कुल। चलिए, खैर नज़र रख सकते हैं। इस बीच कुछ एक स्टॉक्स जहां पर सडन स्पाइक देखने को मिला, उसमें आप देखिए ब्लिस जीवीएस फार्मा है जिस पर अच्छा स्पाइक देखने को मिला है। कुछ और स्टॉक्स जो कि काफ़ी अच्छा मूव इस समय दे रहे हैं, इसमें आदित्य बिरला फैशन को आप देखिए, ये 20% ऊपर है। स्टोर वन रिटेल और एक काउंटर है जो कि 17% ऊपर। एपटेक की हमने बात की थी, ये अब 11% ऊपर है। MRO टेक ये करीब 11% ऊपर। RPG लाइफ साइंसेस ये 10% ऊपर इस समय है। व्हील्स इंडिया की करीब 8.5% का मूव व्हील्स इंडिया पर देखने को मिला। ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि काफ़ी अच्छा मूव इस समय दिखाते हुए। ये एपटेक पर जिस तरह का मूव देखने को मिला है, चंदन, टेक्निकली इसे क्या कुछ प्ले करना चाहेंगे क्या आप एपटेक को? चंदन, चलो आई डोंट थिंक चंदन के पास आवाज़ पहुंच रही है शायद इस टाइम। हम फिर से चलने की कोशिश करेंगे, लेकिन मूव आज अच्छा है। शर्मिला, आपका कोई व्यू है क्या एपटेक पे? बिकॉज इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये सस्टेन नहीं करता है। यस, यू नो, आई थिंक कि जो पूरा एक एजुकेशन स्पेस जैसे हम मानते थे, और हमेशा उसमें एक बज़ रहता था क्लोज टू बजट टाइम कि इसमें कुछ उनको फ़ायदा होगा। सो नॉट जस्ट आई थिंक कंपनीज लाइक which targeted through computer sort of education, पर जो पूरा एक education space था वो I think पिछले 5-6 महीनों में इतना चला नहीं है, and I think with good reason, क्योंकि नतीजे there have been some issues, नतीजे इतने खास नहीं रहे etc. So I don't really have really a buy on any of these stocks. इस बीच कुछ और एग्रेसिव स्टॉक्स को देखते हैं। गीतांजलि जेम्स को देखिए 45-70 लगभग 15% ऊपर। मेरे को जो कुछ स्टॉक्स स्ट्राइक कर रहे हैं, लेट्स टेक हिमाद्री केमिकल्स। अभी परसों ही लिया था आई थिंक हमने इसको टुडेज ट्रेड में लगभग 35 की रेंज में। आज स्टॉक 41 स्ट्राइक कर गया। इसके पीछे अगर आप देखिए दुनिया जहान पड़ी हुई इस स्टॉक के पीछे। गीतांजलि जेम्स के बाद आप देखिए एक स्टार पेपर मिल्स यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है। फिर आई थिंक मैं एक बार फिर से मुड़ के उसी पे आता हूँ हिमाद्री केमिकल्स पे। चंदन, टेक्निकली ट्रैक करते हैं आप, इसको कुछ कहना चाहेंगे? नहीं। शर्मिला, ट्रैक करते हैं आप इस स्टॉक को, हिमाद्री केमिकल्स? नो, आई एम सॉरी, आई डोंट ट्रैक इट। चलिए एक दो स्टॉक्स और देख लीजिए, फिर उसके बाद कुछ खास एक फाइनल रेट पे चलेंगे। जिनका व्हील्स इंडिया को देखिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे है। फिर आप देखिए मुकुंद लिमिटेड, ये भी ठीक ठाक कर रहा है आज, यहाँ पर अच्छा मूव है। फिर JNK बैंक ये ठीक ठाक कर रहा है। NIT करीब 80-20 पे कारोबार कर रहा है, करीब 5% ऊपर। तो एपटेक और NIT दोनों ही काउंटर्स में इस वक्त मूव है। फिर अगर आप देखें पोलारिस, ये करीब 200 के स्तर पे 4.5% ऊपर, यहाँ पे तेज़ मूव है। PVR 1234-42 रुपये ऊपर, इसने अपने ट्रेडिंग करियर के नए हाई को छुआ। और एक नौसिल 5680 पे, ये कुछ काउंटर जहाँ पे मिड कैप में स्मॉल कैप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव। मिहिर, देखिए आज सबसे ज़्यादा प्रेशर निफ्टी पर अगर कहीं पर है तो वो है आइडिया पर। नंबर्स के बाद जिस तरह का प्रेशर यहाँ पर देखने को मिला है,
या 5.5% नीचे है इनफैक्ट। एक बार सुन लेते हैं कंपनी के सीईओ हिमांशु कपानिया का क्या कहना है। Going forward, we will evaluate our pricing strategy and keep it in line with the market operating prices. As far as mobile data business is concerned, we are in a significant investment phase. As we mentioned, very large investments are underway. We are expanding our 4G network, we are expanding our 3G network. We've reached almost 400 million subscribers, and all efforts are on, which includes the pricing strategy and coverage expansion strategy and participation with device manufacturers, so that the consumers can buy new devices, so that we can increase the number of users on mobile broadband. आइडिया आपके स्क्रीन पर आप देखें, पूरा टेलीकॉम स्पेस इन द लीडरशिप ऑफ आइडिया, अगर आप देखें आइडिया करीब 5.5% नीचे। लेकिन अब चलिए मार्केट्स थोड़ा समझने की कोशिश करा, लेकिन 867 क्लस्टर में भी फंसा हुआ है। 8680 माफ कीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट ट्रेजेक्ट्री